अक्सर लोगों का मानना है कि हर जुर्म के पीछे कोई कहानी छुपी होती है। इन कहानियों में कई गिरहें हो सकती हैं और हर गिरह एक नए राज को खोलती है। राल्फ को अलबत्ता इस चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसकी नज़र में मुजरिम को पकड़ना ही एक अच्छे सुराग रसां की निशानी थी। उस दिन भी जब वो अपने पसंदीदा रेड ब्राउनी केक की पेस्ट्री लेकर मोबाइल में पहुंचा तो इसने देखा वायर सेट बज रहा था। इसके मुंह से बेख्तियार निकला, आज की रात बहुत मसरूफ़ होने वाली है। इसने पेस्ट्री और बन वाला पैकेट साथ वाली सीट पर रखा और वायर सेट उठाकर चेहरे के करीब कर लिया। दूसरी तरफ सार्जेंट टेलर था। वो कह रहा था, मिस्टर एंड मिसेस किन्स चाह रही हैं कि इनकी कार अब तक उनके घर क्यों नहीं पहुंची। राल्फ ने गहरा सांस लिया। बेक यकीनन कार लेकर अब तक वहां पहुंचने ही वाला होगा। क्या वो रवाना हो चुका है? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा वो वहां पहुंचने ही वाला होगा। ठीक है खैर, अगर तुम उसी तरफ हो तो तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। ब्रेसविल रोड पर फेज में कुछ गड़बड़ हुई है। कैसे गड़बड़? ठहरो, मेरे साथ फ़ोन पर मिस्टर एडवर्ड मौजूद है, मैं तुम्हें इससे कांटेक्ट करा देता हूँ। कुछ लम्हों बाद एक बोसीदा सी आवाज़ सुनाई दी। राल्फ ने सवाल किया, क्या बात है? मैंने अपने पड़ोसी के घर में झगड़े की आवाज़ सुनी है। वो दोनों किसी बात को लेकर आपस में चिल्ला रहे थे। ये एडवर्ड था। दोनों से मुराद मियाँ बीवी हैं? जी नहीं, एक शख्स मेरा पड़ोसी है जबकि दूसरे के बारे में मुझे मालूम नहीं। क्या बात हाथापाई तक पहुंची है? शायद इससे भी ज़्यादा संगीन। आपका एड्रेस 108 ब्रेसवेल रोड। राल्फ ने खिड़की से बाहर देखा। ठीक है, मैं इस तरफ आ रहा हूँ, कुछ देर में वहाँ हूँगा, आप मामले से दूर रहिएगा। फिर इसने वायर सेट पर एक और बटन प्रेस किया और बोला, ठीक है टेलर, मैं संभाल लूँगा, अगर तुम्हारी ज़रूरत महसूस हुई तो फ़ोन कर लूँगा। ओके, टेलर ने कहा और राब्ता मुनक़ता हो गया। इसने गाड़ी आगे बढ़ाई। ब्राउनी खाते हुए इससे ख्याल आ रहा था कि मिस्टर एंड मिसिस कैंस ने यकीनन इसके रवाना होने के बाद टेलर को फ़ोन किया होगा। वो सोच रहा था कि औरत की शक्की तबीयत कभी बदली नहीं जा सकती। इसने मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि बेक कार लेकर वहां पहुंच रहा है, मगर उन्होंने इत्मीनान करना ज़रूरी समझा। अगर वो कानून की पासदारी भी करती तो इन्हें झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। इनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। इस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि उन्होंने हाथ रफ्तार का भी ख्याल नहीं रखा था, जिसकी वजह से इनकी कार वक्ती तौर पर जब्त कर ली गई थी। वो पिछले 2 दिनों से राल्फ का सर खा रही थी कि उन्होंने नया लाइसेंस और ज़रूरी कागजात बनवा लिए हैं। आज मजबूरन राल्फ को उनके घर वो चीज़ें चेक करने जाना पड़ा था और वो सब कुछ मुकम्मल पाकर इसने बेहक वक्त गाड़ी को उनके घर पहुंचाने के लिए फ़ोन भी कर दिया था। ब्राउनी का आखिरी टुकड़ा ख़त्म हुआ तो राल्फ फ्रेड को दिल ही दिल में दाद दिए बगैर ना रह सका। फ्रेड 3 सालों से मरूफ रिच बेकर्स में काम किया करता था और इसके साथ इसके हाथ का जायका आज तक नहीं बदला था। राल्फ को इसकी रेड ब्राउनी बहुत पसंद थी, जो कि वह खुद तैयार करता था। ब्रेसवेल रोड पर एक जगह से गुजरते हुए वॉल स्ट्रीट का बोर्ड नजर आया। इसने इसके सामने पहुंचकर गाड़ी उस तरफ मोड़ ली। जल्दी एक इमारत के सामने पहुंचकर इसने गाड़ी रोकी। इमारत के दाखिली मुकाम पर इसे एक शख्स नजर आ गया। इस शख्स ने पुलिस मोबाइल देखी तो फौरन राल्फ की तरफ बढ़ा। मेरा नाम एडवर्ड विल्सन है, फ़ोन मैंने ही किया था, क्या आप इसी सिलसिले में तशरीफ लाए हो? वो बोला, जी हाँ, मैं सार्जेंट राल्फ ऑस्ट्रेलियन हूँ। राल्फ ने मुसाफा किया। वो दोनों अंदर की तरफ बढ़े। ये एक रिहायशी इमारत थी। हर मंजिल पर चंद फ्लैट से। मामला क्या है? राल्फ ने पूछा। मैं अपने फ्लैट में था जब मैंने ऊंची आवाज़ में जॉन्स को चिल्लाते सुना। वो अपने साथी से झगड़ रहा था। दूसरा शख्स कौन था? जहाँ तक मेरा ख्याल है वो जॉन्स का कोई दोस्त है। ये कहते हुए एडवर्ड के चेहरे पर सिलवट आई, जिस पर राल्फ ने यह अंदाज़ा लगा लिया कि इसे शायद वो शख्स पसंद नहीं। तुमने बीच में पढ़ने की कोशिश नहीं की? मैं काफ़ी दिनों से उनके झगड़े की आवाज़ सुनता रहा, फिर मजबूरन मुझे पुलिस को फ़ोन करना पड़ा। मैंने कोई गोली चलने की आवाज़ सुनी। यह सुनकर राल्फ ठनका। मगर तुमने पुलिस को फ़ोन पर गोली का क्यों ना बताया? क्योंकि मैं वसूख से ये बात नहीं कह सकता कि वो आवाज़ गोली की थी। अलबत्ता मेरे ख्याल में मेरा शुबा दुरुस्त है, वो आवाज़ इनके झगड़े की आवाज़ से भी बुलंद थी। इस दौरान वो दूसरी मंजिल पर पहुँच चुके थे। यहाँ 15 फ्लैट थे। फिर वो एक फ्लैट के दरवाजे पर रुके। ये जॉन्स का फ्लैट है जबकि दूसरा सामने वाला मेरा फ्लैट है, एडवर्ड ने बताया। राल्फ ने दरवाजे पर दबाव डाला मगर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दरवाज़ा बंद है, शायद वो अंदर मौजूद है। राल्फ ने कहा, मेरा भी यही हाल है। मैंने अपने फ्लैट की इस खिड़की से दोनों को अंदर जाते देखा और ये दरवाज़ा तब से ही लॉक्ड है, वो बाहर नहीं निकले। एडवर्ड ने अपने फ्लैट की खिड़की की तरफ इशारा किया। फिर वो बोला, गोली की आवाज़ सुनने के बाद मैंने दरवाजे पर दस्तक दी मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैं फ्लिप को बुलाने नीचे चला गया मगर वो मौजूद नहीं था। फिर मैंने फ्लैट पर वापस आकर पुलिस को कॉल कर दी। फ्लिप? राल्फ ने पूछा। ओ हाँ, वो बिल्डिंग का वॉचमैन है। अलबत्ता मुझे वो काम के लिए मुनासिब शख्स नहीं लगता क्योंकि वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता। इस दौरान राल्फ ने कई मरतबा दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। राल्फ बड़बड़ाया। फिर वो एडवर्ड की तरफ मुड़ा और बोला, फिर तुम्हें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। सार्जेंट टेलर से कहता हूँ कि यहाँ सूरत हाल साजगार नहीं है, मुझे मदद की ज़रूरत है। एडवर्ड सर हिलाता हुआ फ़ोन करने चला गया जबकि राल्फ दरवाजे पर कंधे की मदद से ज़रबे लगाने लगा। कुछ देर बाद जब एडवर्ड वापस आया तो उसने देखा दरवाज़ा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे से आगे बढ़ा। पहले कमरे के आखिर में ही से राल्फ नजर आया। इसके चेहरे के तासुरात बिगड़े हुए थे। मैंने अभी एक अजीब आवाज़ सुनी, क्या यहाँ सब ठीक है? एडवर्ड ने सवाल किया।
हाँ, मिस्टर टेलर कह रहे थे कि वो कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। राल्फ ने सर हिला दिया। बहरहाल तुम्हारा शुबा दुरुस्त, वो गोली की ही आवाज़ थी। ये कहते हुए वो एक आगे मुख्तसर से हाल में आए। सामने का मंजर देखते ही एडवर्ड के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। सामने फर्श पर एक लाश पड़ी थी। ओ मेरे खुदाया, एडवर्ड के मुंह से निकला, ये तो जॉन्स है। राल्फ को ये सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। वो लाश के इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। जॉन्स के माथे पर एक बड़ा सा सुराख नजर आ रहा था, जबकि पहलू में गोली का जख्म भी मौजूद था। लाश के आसपास फर्श पर खून फैला हुआ था। जॉन्स के चेहरे के तासुरात इसके मरने से पहले ही तकलीफ को बयान कर रहे थे। कमरे की कुछ चीज़ें बेतरतीब पड़ी हुई थी, मगर राल्फ की नज़र सबसे पहले इस पिस्तौल पर पड़ी जो लाश के पास खून में पड़ा हुआ था। यहाँ सूरत हाल मेरी तवक्को से ज़्यादा संगीन है। एडवर्ड के लहजे में घबराहट थी। मुझे तुम्हारे ख्याल की तायद करना होगी, राल्फ बोला। एक लाश को देखकर सबसे पहले यही जहन में आता है। वो काफ़ी देर तक तमाम चीज़ों को देखता रहा। कुछ देर बाद सार्जेंट टेलर भी 3 सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच गया। लाश को देखते ही इसने लंबा सांस खींचा और बेजारी से बोला, मुझे समझ में नहीं आती कि हमेशा तुम्हारी मोटी तोंद ही ऐसे मामलों में क्यों पड़ जाती है। इसका इशारा राल्फ के पेट की तरफ था। मेरा नहीं ख्याल कि ये अलैक्स लैक करने का रिवायती तरीका हो सकता है। राल्फ ने मुँह बनाया। बहरहाल ये हमारी मजबूरी है कि ऐसे मामला हमें देखने ही पड़ते हैं। इसके बाद इसने टेलर को सारी बात सुनाई। मैं जानता था कि ये किसी दिन यूँ ही मरेगा। दफातर राल्फ बढ़ाया तो टेलर ने इसे चौंक कर देखा। क्या तुम इसे जानते हो? हाँ, जॉन्स कई केसों में पुलिस को मतलब रह चुका है, मगर हर बार बचता है। राल्फ ने कहा, सबूतों की कमी की बिना पर इसे मुजरिम नहीं ठहराया जा सका, लेकिन इसके जानने वाले सभी इसके बारे में जानते हैं कि ये एक आदि मुजरिम है। इसने एक 7 साल बच्ची को कार से कुचल डाला था, मगर फिर भी अदालत से ये रिहा हो गया। फिर तो इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे कमीनों को कत्ल जैसी मौत ही नसीब होनी चाहिए। फॉरेंसिक अमले को फोन करने के बाद टेलर ने हाथों पर दस्ताने चढ़ाए और दोनों एक दफा फिर वकूआ का मुआयना करने लगे। एक तरफ टेबल थी जिसके ऊपर शराब की 2 बोतलें और 3 गिलास पड़े हुए थे। इन गिलासों में शराब की थोड़ी थोड़ी सी बाकियात मौजूद थी। दाएं जानिब सोफे थे, जबकि मुखालिफ सिमत में दीवार में एक अलमारी नस्ब थी। फर्श पर कुछ बुझे हुए सिगरेट के टुकड़े भी थे, जिन्हें राल्फ ने एहतियात से एक पैकेट में जमा कर लिया था। मशरकी सिमत में एक खुली खिड़की थी। फॉरेंसिक अमला उंगलियों के निशानात और दूसरी चीजें जमा कर रहा था। शराब की बोतलों और गिलासों पर उंगलियों के निशानात मौजूद हो सकते थे। राल्फ ने पिस्तौल उठाया। गालिबन आला कत्ल यही था। ये पुराने मॉडल का M9 ब्रेटा था। इसके किनारों पर खून लगा हुआ था। शायद कातिल ने कत्ल के बाद पिस्तौल वहीं फेंक दिया जो जॉन्स के खून में जा गिरा था। इस पर भी उंगलियों के निशानात मौजूद हो सकते थे। टेलर इर्द गिर्द चीज़ों का जायजा ले रहा था। सोफे के नज़दीक ही एक तकिया फर्श पर गिरा हुआ था और कुछ चीज़ें बेतरतीब पड़ी थी। यकीनन यहाँ पर झड़प हुई थी, टेलर ने कहा। मेरा भी यही मानना है। दोनों हाथापाई के दौरान इर्द गिर्द की चीज़ों से टकरा गए होंगे। टेलर लाश के करीब आया। जॉन्स का एक हाथ अपने पहलू वाले जख्म पर था, जबकि दूसरा हाथ एक तरफ लटका हुआ था। इसकी जेबों में चंद डॉलर्स और चंद कार्ड्स थे। जॉन्स की जेबों में कोई काबिल जिक्र चीज़ मौजूद नहीं थी, अलबत्ता मुमकिन है बाकी फ्लैट में कोई चीज़ बरामद हो जाए। बाकी 3 सिपाही इधर उधर फैल गए। एडवर्ड चुपचाप इन सबको देख रहा था। इसके चेहरे पर घबराहट थी। टेलर मशरकी सिमत वाली खिड़की की तरफ आया। खिड़की के नज़दीक ही एक छोटी सी मेज़ थी, जिस पर चंद अखबार और एक लोहे की नाल पड़ी नजर आ रही थी। टेलर को इस नाल के किनारे पर धुएं नुमा सफेदी नजर आई। इसने मुड़कर वो नाल भी अमले के हवाले कर दी। राल्फ ने खिड़की के आध खुले पट मुकम्मल खोल दिए। ये खिड़की इमारत के अकबी हिस्से की तरफ खुलती थी। सामने कागज के एक पुराने कारखाने की इमारत थी जो अंधेरे में वाज़ेह नजर आ रही थी। राल्फ ने सर खिड़की से बाहर निकाला तो उसे अचानक एक आहनी पाइप नजर आया जो जमीन तक नीचे जा रहा था। अचानक एक सिपाही को अलमारी में एक बैग नजर आया। टेलर और राल्फ इस तरफ बढ़े। बैग के खुलते ही वो उछल पड़े, क्योंकि वो नोटों से भरा हुआ था। ओह, वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चंद मिनट बाद वो एक कमरे में बैठे एडवर्ड से मुख्तलिफ सवालात पूछ रहे थे। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि जॉन्स यहाँ मुर्दा पड़ा हुआ। वो बदस्तूर घबराया हुआ था। वो कैसा आदमी था? अगर तुम इसकी फितरत के बारे में बात कर रहे हो तो वो फितरतन इंतहाई खुश्क और बदमिजाज आदमी था। मैंने कभी इससे किसी से हंस कर बात करते नहीं देखा था। बेजा उलझना और लड़ना इसकी आदत थी। क्या वो तुमसे भी उलझ पड़ता था? हाँ, 1-2 बार फ्लिप से भी इसका झगड़ा हुआ। बिल्डिंग का कोई शख्स इसे पसंद नहीं करता था। राल्फ को एक ख्याल आया, क्या आज इसके कमरे में सिर्फ 2 लोग ही मौजूद थे? हाँ, एडवर्ड बोला। फिर फौरन ही से इसे अंदाजा हो गया। राल्फ यकीनन टेबल पर पड़े 3 गिलासों की बाबत मालूम करना चाहता है। ओ नहीं, मुझे याद है वो 3 लोग थे। अलबत्ता लड़की पहले ही यहाँ से चली गई थी। लड़की? टेलर ने पूछा। देखो एडवर्ड, तुम जो कुछ जानते हो वो बताते चले जाओ। आज यहाँ क्या हुआ था? मैं अपने फ्लैट पर मौजूद था जब जॉन्स इस शख्स और एक लड़की के साथ अपने फ्लैट में दाखिल हुआ। इनके हाथों में शराब की बोतलें थी। मैं अपने फ्लैट की खिड़की से इन्हें देख रहा था। वो काफ़ी देर तक अंदर है। फिर अचानक जॉन्स और इस शख्स के आपस में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो बुरी तरह झगड़ रहे थे। कुछ लम्हों बाद मैंने इस लड़की को फ्लैट से बाहर निकलते देखा। फिर वो चली गई, जबकि वो 2 आदमी बदस्तूर लड़ते रहे। गालिबन हाथापाई भी हो रही थी। फिर अचानक मैंने गोली की आवाज़ सुनी। मैं घबरा गया और दरवाजे पर दस्तक दी, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैं नीचे फ्लिप को बुलाने चला गया, मगर फ्लिप भी मौजूद नहीं था। आखिरकार मैंने पुलिस को कॉल कर दी। क्या तुम इस शख्स और लड़की को जानते हो? नहीं, अलबत्ता इन्हें सामने देखो तो पहचान लूंगा। आदमी जॉन्स का कोई वाक़ाकार मालूम होता है, जबकि लड़की मेरे ख्याल में कोई कॉल करती। जॉन्स नशे का आदी था और वो पहले भी लड़कियों को अपने फ्लैट पर लेकर आता रहता था। इनके झगड़े की वजह क्या थी? जहाँ तक मुझे लगता है वो पैसों के लिए लड़ रहे थे। वो शख्स पैसों का मुतालबा कर रहा था, जबकि जॉन्स पैसे देने से इनकार कर रहा था। वो काफ़ी देर तक इस बात को लेकर झगड़ते रहे और आखिरकार गोली चल गई। गोली चलने के बाद तुमने इस शख्स को बाहर निकलते देखा? नहीं, और यह बात मेरे लिए भी काबिल हैरत है,
क्योंकि मैं आवाज़ के बाद यही मौजूद हूँ। वो शख्स कतई बाहर नहीं निकला, मगर तुम कह रहे थे कि तुम फिलिप को बुलाने नीचे गए थे। मुमकिन है इस दौरान वो बाहर निकला हो। अगर वो बाहर आता तो बिल्डिंग के बाहर जाने के लिए इस एंट्रेंस से गुजरना पड़ता, जो कि आने जाने का वाहिद रास्ता है, और मैं यहीं मौजूद था। अगर वो नीचे आता तो मेरी नज़रों से बच नहीं सकता था। टेलर मुस्कुराया। गो वो ये पहले ही मालूम कर चुका था कि वो शख्स दरवाजे की बजाय इस मशरकी खिड़की से बाहर गया था, जहाँ नज़दीक लोहे का पाइप मौजूद था। वहाँ से नीचे उतरना खासा मुश्किल रहा होगा। क्या तुमने इससे पहले इस शख्स को जॉन्स के साथ देखा था? हाँ, वो 1-2 बार इसके साथ फ्लैट में आया था, और शायद ये 1.5 माह पहले की बात है। जॉन्स कब से यहाँ रह रहा था? तकरीबन 9 माह से, और तुम मुझे यहाँ रहते हुए 16 माह होने को आए। इस मंजिल पर सिर्फ तुम 2 के फ्लैट ही हैं। हाँ, बाकी फ्लैट खाली पड़े हैं, जबकि ऊपरी मंजिल में मजीद लोग रिहाइश पजीर हैं। तुम क्या काम करते हो? हार्वे रोड पर मेरी गिफ्ट शॉप है, जो कि मेरे नाम पर ही है, एडवर्ड ने बताया। इन्होंने इससे मजीद कुछ सवाल जवाब किए और फिर उन्होंने एडवर्ड के फ्लैट का दौरा भी किया, जहां इन्हें वो खिड़की दिखाई दी जहां से जॉन्स के फ्लैट को बखूबी देखा जा सकता था। इस दौरान फिलिप पिलोट आया। कत्ल के बारे में सुनकर वो बौंचा कर रह गया। तुम कहाँ रह गए थे? राल्फ ने पूछा। मैं यहाँ बैठे बैठे कुता जाता हूँ, तो कभी कभार तफरीह के लिए घूमने फिरने निकल जाता हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये मेरी बुरी आदत है। मैं अभी वापस आया हूँ तो ये अंदोना खबर मेरी मुंतजिर थी। उन्होंने फिलिप का बयान भी रिकॉर्ड किया। इसने तकरीबन वही कहानी सुनाई जिसके मुताबिक जब जॉन इस शख्स और लड़की के साथ इमारत में आया तब फिलिप ड्यूटी पर ही मौजूद था। कुछ देर बाद इस लड़की को बाहर निकलते देखा और फिर वो एक टैक्सी में बैठकर चली गई। इसके बाद फिलिप तफरीह की गर्ज से करीबी पार्क में टहलने चला गया, और जब वो वापस आया तो उसने वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ देखी। जॉन्स के मिजाज के बारे में इसकी राय एडवर्ड जैसी थी। राल्फ और टेलर ने इस शख्स और लड़की का हुलिये के मुतालिक भी मालूम किया और जॉन्स का फ्लैट बाकायदा सील कर दिया। इस लाश को लेकर पुलिस वहाँ से रवाना होगी तो पूरी इमारत में इस कत्ल की खबर फैल चुकी थी। रास्ते में टेलर ने कहा, मामला साफ है, जॉन्स और वो शख्स यकीनन इस रकम के लिए लड़ रहे थे जो हमें अलमारी से मिली है। बात बढ़ गई होगी और वो लड़की इन्हें झगड़ता देकर वहाँ से चली गई होगी, और फिर उस शख्स ने जॉन्स को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद यकीनन वो घबरा गया होगा और पिस्तौल वहीं फेंक कर किसी की नज़र से आने से बचने के लिए वो इसी मशरकी खिड़की से पाइप के जरिए इमारत के अगबी हिस्से से उतर कर फरार हो गया होगा। यही वजह थी कि एडवर्ड ने इसे फ्लैट से बाहर निकलते नहीं देखा। मेरे नज़दीक वो नोटों वाला बैग ही मुहिम्मा है। इतनी बड़ी रकम जॉन्स के पास कहाँ से आई? ये वाकई और तलब बात है, टेलर बड़बड़ाया।